नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल की। जो 16 महाजनपद काल आप देखते हैं, 16 जो महाजनपद आप उत्तर वैदिक काल के बाद जो देखते हैं, जिनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 600 ईस्वी पूर्व की जो बाद का जो टाइम पीरियड है वो आता है। उत्तर वैदिक काल के बाद जो समय आता है, टाइम आता है, वो आता है महाजनपद काल का। इस समय 16 ऐसे महाजनपद अस्तित्व में आए जिन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया, अपने ग्रुप्स बनाए, अपनी आर्मी रखी, जिसमें मगध है आपका, और भी बहुत सारे 15 आप जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है। काशी है, अंग है, कौशल है, इन सब जो महाजनपद की जो बात है वो आने वाले हम वीडियो में करेंगे। उत्तर वैदिक काल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अभी भी थोड़ा सा ग्रामीण कल्चर था और कबीलाई समाज वैदिक काल से लेकर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था उत्तर वैदिक काल में। और अब जब महाजनपद काल है तो उत्तर वैदिक काल टाइम में क्या था कि उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में क्या है, बाउंड्रीज नहीं थी। ठीक है। जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं थी, एरियाज डिवाइडेड नहीं किए गए थे। लेकिन अब जब महाजनपद काल की हम बात करते हैं तो उस समय क्या होता है कि निश्चित जो बाउंड्री है या डेफिनेट बाउंड्रीज जो है, एरिया जो है, क्षेत्र जो है, वो बाउंड्रीज बना दी गई थी, डिवाइड कर दिया गया था। एरिया जो है वो बन गए थे, क्षेत्र बन गए थे किसी भी राजा के राज्य के। जैसे मगध का अपना एक एरिया था, अवंती का अपना एक, काशी का अपना था, अंग का अपना था, कौशल का अपना क्षेत्र था। मतलब अब क्या होगा कि बाउंड्रीज को जो है वो बना दी गई किसी क्षेत्र की। जैसे आप आज वर्तमान समय में किसी भी राज्य की सीमा देख सकते हैं, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, आपका हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, इनकी क्या है अब निश्चित बाउंड्रीज है, एक सीमा है। ठीक है। उस तरह से क्या हुआ कि जो महाजनपद काल में है वो एक 16 अलग अलग राज्य थे, जनपद थे, जिनकी अपनी अपनी सीमाएं थी। ठीक है। इस टाइम पीरियड को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला जो नगरीकरण था वो था हड़प्पा सभ्यता। दूसरा क्या है नगरीकरण, ये आपका महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय नगरीकरण की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। ठीक है। द्वितीय नगरीकरण का जो प्रारंभ है वो गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें लोहे की जो है वो व्यापक मात्रा में यूज हुआ था। ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में लोहे का यूज हुआ था, इसलिए क्या है, इस नगर बनने शुरू हुए, एग्रीकल्चर में क्रांति आई, ठीक है, बिजनेस में क्रांति आई। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द्वितीय नगरीकरण। ठीक है। द्वितीय नगरीकरण की एक और विशेषता क्या है, उत्तरी काले चमकीले मेजबान यानी कि NBPW इसकी विशेषता है। ठीक है। फिर महाजनपद काल या द्वितीय नगरीकरण में आहत सिक्के, जिन्हें हम पंचमार कॉइन भी कहते हैं, वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बनने शुरू हो गए थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जब जन्म से पहले जो है वो 16 महाजनपद अस्तित्व में आ गए थे, द्वितीय नगरीकरण अस्तित्व में आ गया था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिल जाता है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसमें गांधार एवं कंबोज के स्थान पर शिवी और दशाण का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद कर लेनी है। इस सोर्सेज की बात हो रही है कि महाजनपद काल का जो सोर्स है, महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है, द्वितीय नगरीकरण का जो टाइम पीरियड है, वो हमें कहाँ से देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो अब आता है बौद्ध ग्रंथ जो महावस्तु थे उसमें 16 मिलते हैं, और लेकिन जो दक्षिण भारत के गांधार एवं कंबोज है उसको जो शिवी एवं दशारण का नाम दिया गया था, उल्लेख मिलता है। ठीक है। 16 महाजनपदों में क्या है, 14 राजतंत्रात्मक थे जहां पर राजा निवास करते थे, राजा एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, और 2 गणतंत्रात्मक थे, वज्जी एवं मल, जहां पर जनता जो एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, जनता शासन करती थी, जनता का राज चलता था, जनता के निर्णय चलते थे। लेकिन डिक्टेटरशिप थी, 14 राजतंत्रात्मक थे जहां पर राजा की डिक्टेटरशिप थी, राजा ही सर्वोच्च होता था, राजा ही डिसाइड करता था चीजें। ठीक है। 16 में से 10 जो है वो महाजनपद गंगा घाटी में थे। ठीक है। और जो वो 10 थे वो अशमक, अवंती, गांधार, कंबोज, चेदी और मत्स्य गंगा घाटी में स्थित नहीं थे, वहां से बाहर थे। जो बाकी के 6 हैं वो बाहर थे, 10 आपके गंगा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है।
अब इनमें से जो है वो 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे, जो 16 में से है सबसे इंपॉर्टेंट जो थे, सबसे महत्वपूर्ण थे, शक्तिशाली थे, जिनके पास सेना थी, आर्मी थी, पैसा था, वो थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जो आपका महाजनपद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कौशल, अवंती एवं पांचाल की 2-2 राजधानियां थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वज्जी और मल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जिसकी हम 14 जो महाजनपद की बात कर रहे हैं वहां पर राजा थे। ओनली 2 में, वज्जी और मल में क्या है, जनता का शासन था, वहां कोई ऐसा पर्टिकुलर राजा शासन नहीं करता था। ठीक है, महाजनपद काल में क्या हुआ कि ऋग्वैदिक कार्यों की जो 2 सभाएं हैं, सभा, समिति, विदत का ह्रास कंप्लीटली होने लग गया था। वैसे तो उत्तर वैदिक काल में इसका ह्रास हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन आपका जब महाजनपद काल आते हैं तो उस समय कंप्लीटली जो है सभा और समिति हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपदों में भी यदि बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली था मगध। उसके भी कुछ रीजन है, उसकी बात भी हम करेंगे आने वाले वीडियो में। नीचे देख लेते हैं, काशी 16 महाजनपद है और उनकी राजधानी है। फिर अलग अलग महाजनपदों के बारे में बात करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की कुशावती। ठीक है, अंग की चंपा, मगध की गिरिबर और राजगृह, यहाँ भी 2 राजधानियां देखने को मिल जाती है। वत्स की कौशाम्बी थी, वज्जी की आपको वैशाली और मिथिला देखने को मिल जाती है, मल्ल की कुशीनारा और पावा मिल जाती है, अवंती की उत्तरी अवंती और उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ठीक है, चेदी की जो राजधानी थी वो थी सोत्तीमती या शुक्तिमती इसको कहा जाता था। अश्मक जो दक्षिण भारत में था उसकी पोटली या पोटन राजधानी थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर राजधानी थी। पांचाल की, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र आपको देखने को मिल जाती है, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य देखने को मिल जाती है। मत्स्य, विराटनगर, बैराट, सूरसेन, मथुरा, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की हाटक या राजपूत राजधानी आपको देखने को मिल जाती है। अब हम एक एक करके 16 महाजनपदों पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। ठीक है, काशी का जो क्षेत्र है वो वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद था। ठीक है, इसकी राजधानी वरुणा एवं 80 नदियों के संगम पर थी, इसलिए इसको वाराणसी या वाराणसी कहा गया। ठीक है, ब्रह्मदत्त यहाँ का शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, अजातशत्रु जो था उसने काशी को मगध में विलय कर लिया था। ठीक है, अथर्ववेद में सर्वप्रथम हमें काशी का उल्लेख देखने को मिल जाता है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में तैयार होते थे। काशी सूती और रेशमी वस्त्रों और घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला है कौशल। कौशल वर्तमान फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, उसकी उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी जो है कुशावती थी। ठीक है, रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या यानी साकेत भी मानी गई है। ठीक है, अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिलाया था, यानी कि जो ये 3-4 शक्तिशाली राज्य थे उनको अजातशत्रु ने अपने उसमें मिला दिया था। ठीक है, फिर श्रावस्ती की पहचान आधुनिक सेहत, महत एवं जैतून विहार के रूप में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि श्रावस्ती की पहचान किससे की जाती है, तो सेहत महत से की जाती है। ठीक है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से सेहत महत कहा जाता है। ठीक है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, मध्यम निकाय के अनुसार क्या है कि प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा था, जो प्रसेनजीत काशी का शासक था, उसने कहा था कि भगवपी कौशलक अहमपि कौशलक अहमपि असित को भगवान असित को, अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ, बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। ठीक है, ये बात प्रसेनजीत ने मध्यम निकाय में कही थी। ठीक है, अगला देखते थे अंग की अगर बात करें तो अंग का जो वर्तमान जो एरिया है वो है भागलपुर बिहार और सुमेर मुंगेर बिहार जिले के अंग जो माने जाते हैं। ठीक है, इसका जो शासक था वो था ब्रह्मदत्त। ठीक है, बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अजातशत्रु ने इसको नहीं मिलाया था, बिंबिसार ने मिलाया था। इसकी राजधानी चंपा थी, जो बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में गिनी गई है। ठीक है, चंपा का जो वास्तुकार है, चंपा को जिसने बनाया था वो था महागोविंद। ठीक है, चंपा को पुराणों में मलिनी कहा गया है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब मगध की बात करते हैं। मगध कहाँ था, वर्तमान पटना गया, यानी कि बिहार का जो पटना एरिया है वहां पर आजकल आप मगध देखने को मिल जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। ठीक है, अंग एवं मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिल जाता है। ठीक है,
फिर वत्स वत्स जो वर्तमान इलाहाबाद और बांदा जिले का एरिया था, ठीक है। मगध के ऊपर हम डिस्कशन एक अलग वीडियो बनाएंगे, मगध का उत्थान कैसे हुआ, इतना शक्तिशाली राज्य कैसे बना, वहां पर कौन कौन से शासक हुए, ठीक है। फिर वत्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। वत्स जो है वर्तमान इलाहाबाद एवं बांदा जिले के आसपास का एरिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का समकालीन वत्स का राजा पौरव वंश का उज्जैन था, ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो पिंडोल ने उज्जैन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था, ठीक है। ये सब वत्स के बारे में। वत्स की जो राजधानी है कौशाम्बी थी, हमने पहले भी पढ़ लिया है। कौशाम्बी को क्या है, लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था, ठीक है। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध जो था वो वत्स था। कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के समीप उड़ते हुए बाज की आकृति वाली एक यज्ञशाला में देखने को मिल जाती है, जिसे शयन चेती कहा जाता है, ठीक है। वत्स पर अवंती ने फिर अधिकार कर लिया था, अपने राज्य में, साम्राज्य में मिला लिया था। फिर वज्जी की बात कर लेते हैं। वज्जी का जो शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय से है, यह 8 राज्यों का संघ था, ठीक है। सुमंगल विलासिनी में वज्जियों के अष्टकुलक यानी अष्टकुलिक का उल्लेख में प्राप्त होता है, ठीक है। फिर मल्ल की बात कर लेते हैं, जो 7वां महाजनपद था। मल्ल गणतंत्र वज्जियों के उत्तर पश्चिम में स्थित था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इस राज्य की 2 शाखाएं थी, पावा के मल और कुशीनारा के मल, ठीक है। कुशीनारा की जो पहचान है वो गंडक नदी के किनारे कसिया नामक छोटी बस्ती से की गई है, तथा पावा की जो पहचान है वो पतसेना गांव से की गई है, जो कसिया से 26 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। अवंती की बात कर लेते हैं। पश्चिमी और मध्य मालवा का जो क्षेत्र है वो अवंती कहलाता था, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी की महिष्मती थी। अवंती की दोनों राजधानियों के बीच में वैत्रवती नदी बहती थी। इंपॉर्टेंट बात है कि अवंती को 2 भागों में कौन बांटता था, वैत्रवती नदी बांटती थी, ठीक है। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा जो थे वो चंड प्रद्योत थे। प्रद्योत महाकाचायन के प्रभाव में बौद्ध बन गया, ठीक है। किंतु बुद्ध कभी अवंती कभी नहीं गया, बुद्ध जो है वो अवंती कभी जा नहीं पाए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद करने लायक बात है। चंड प्रद्योत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। चंड प्रद्योत को चंड प्रद्योत या महासेन भी कहा जाता था, ठीक है। अवंती का जो मगध साम्राज्य में विलय है वो शिशुनाग वंश ने किया था, ठीक है। फिर चेदी आता है। ये आधुनिक जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो है। महाभारत कालीन जो शिशुपाल चेदी शासक था, शिशुपाल का वध जो कृष्ण ने किया था, जो महाभारत कालीन में शिशुपाल का जो वध आता है, जिसका कृष्ण ने चक्र से, दर्शन चक्र से वध किया था, जो प्रसंग आता है उसका क्या है, वो चेदी से संबंधित है, ठीक है। फिर अश्मक आता है। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। केवल अश्मक महाजनपद जो है दक्षिण भारत में स्थित था, बाकी सब आपको उत्तर भारत में जो 15 के 15 जो महाजनपद है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। बुद्ध काल में अवंती ने अश्मक को जीत लिया था। गोदावरी नदी अश्मक को पड़ोसी राज्य मूलक या अलका से पृथक करती थी। मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ठीक है। अश्मक के राजा अरुण ने क्या है, कलिंग को भी जीता था। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। फिर कुरु की बात आती है। मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर के आसपास इंद्रप्रस्थ वाला एरिया वो कुरु था, ठीक है। जन्मजय की राजधानी कुरु में हस्तिनापुर थी, ठीक है। कुरु की राजधानी जो है हस्तिनापुर थी, ठीक है। फिर पांचाल की बात करते हैं। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले जिसमें शामिल थे। गंगा नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती है। इंपॉर्टेंट बात है, पांचाल को गंगा नदी जो है 2 भागों में बांटती है। प्रसिद्ध कन्नौज नगर जो है कान्यकुब्ज इसी नगर में है, ठीक है। कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज का जो प्राचीन नाम है वो महोदय नगर भी है, ठीक है। फिर मत्स्य की बात आती है। इसकी जो राजधानी है वो विराट नगर थी, और इसका जो एरिया है, मत्स्य का जो एरिया है वो जयपुर, अलवर, भरतपुर यानी कि राजस्थान के जो वर्तमान प्रदेश है उसके जयपुर, अलवर, भरत क्षेत्र के अधीन आता है, ठीक है। मत्स्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिल जाता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण एवं कुशितिकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। फिर शूरसेन की बात आती है। शूरसेन का जो एरिया है वो मथुरा के आसपास का जो एरिया है वो शूरसेन कहलाता था। यहाँ यदुवंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य था, ठीक है। अब गांधार की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की पेशावर या रावलपिंडी जो क्षेत्र है, एकमात्र जो महाजनपद जो अभी भारत से बाहर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। रामायण के अनुसार जो इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जिसकी स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, ठीक है। गांधार के राजा जो पुष्कर सारिन ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पराजित किया था, ठीक है। फिर कंबोज की बात कर लेते हैं। जो 16वां महाजनपद आपको देखने को मिल जाता है वो है कंबोज, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर कपिशा के आसपास जो है कंबोज एरिया आता था, ठीक है। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, अर्थात वार्ता यानी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। किनको? कंबोजों को कहा है किसने? कौटिल्य ने। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था।
अब कुछ गणराज्य की बात कर लेते हैं। बुद्ध के समय जो कितने गणराज्य थे, वो 10 गणराज्य थे। इसमें 8 वज्जी के और 2 मल्ल के अधीन थे। मतलब प्रॉपर अगर बात करें तो वज्जी और मल्ल क्या है, गणराज्य थे। उसके अधीन भी कुछ कबीले टाइप गणराज्य थे जो एडमिनिस्ट्रेशन जनता के द्वारा चलाते थे, जहां पर राजा का शासन नहीं होता था। प्रथम जो सर्वप्रथम है, रिच डेविस ने 1903 ईस्वी में गणराज्य की खोज की थी। ठीक है, बौद्ध साहित्य में जिन्हें हम 10 गणराज्यों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है, वो है कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, केशपुत के कलाम, पावा के मल, वैशाली के लिच्छवी, सुसुमार पर्वत के भग, अलकप के बुली, कुशिनारा के मल, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदय। ये 10 गणराज्य में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 8 तो वज्जी संघ से जुड़े थे और 2 मल्ल संघ से जुड़े थे। ठीक है, ये सब क्या है, गणराज्य थे। गणराज्यों में किस तरह की शासन व्यवस्था होती थी, गणराज्य में होती थी आपकी, जहां पर जनता शासन करती थी, राजा का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था। ठीक है, और जो राजतंत्रात्मक थे, वहां पर राजा होता था, पर्टिकुलर राजा बैठता था, उसकी सेना होती थी, उसकी मंत्रिपरिषद रहती थी, उसका अपना सिस्टम रहता था, अपना कल्चर रहता था। युद्ध और संधियों का जो डिसीजन है वही लेता था। और जहां गणतंत्रात्मक आपको वज्जी और मल देखने को मिल जाते हैं, वो लोग क्या है, जनता के माध्यम से डिसीजन लेते थे, किससे युद्ध करना है, क्षेत्र बढ़ाना है, घटाना है, क्या नीतियां अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लागू करनी, वो पब्लिक डिसाइड करती थी। ठीक है, तो ये था 16 महाजनपदों का एक वीडियो, जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए द हिस्ट्री वाला से। धन्यवाद, जय हिंद।